जनरली 90% केसेस ऐसे होते हैं, इवन मैं 95 ही कहूँगी, ज़्यादा भी कह सकती हूँ, क्योंकि इतनी दिक्कत नहीं आती अगर आपके डॉक्यूमेंट सॉलिड हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके वीज़ा अप्रूवल में नहीं आएगी। जब आप DS 160 और वीज़ा अपॉइंटमेंट भरते हो, तो वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टूरिस्ट और बिज़नेस वीज़ा के ऊपर। जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि मेरे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो फैमिलीज़ हैं, उन्होंने डाला हुआ था इनबॉक्स में कमेंट कि मैम प्लीज़ आप मुझे बताइए कि टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत ईज़ी सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है, और इस वीडियो में मैं आपका स्क्रैच लेवल से एंड तक पूरा जो भी आपका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा जो है वो किस वीज़ा पे आप लोग आ सकते हैं और कितनी एज के लोग आ सकते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, एज की कोई लिमिट नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा पे आप किसी भी एज में आ सकते हैं। लाइक अगर आप ओल्ड एज के हैं, 65 प्लस हैं, तो भी आप टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं। बट हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ओल्ड एज में हैं, तो मेडिकल वगैरह आपको यहाँ से अपना इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अगर कोई छोटा बच्चा है, तो वो भी ट्रैवल कर सकता है आपका टूरिस्ट वीज़ा पे। टूरिस्ट वीज़ा कौन-सा होता है आपका? B2 वीज़ा। तो B1 वीज़ा क्या होता है? B1 वीज़ा आपका होता है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा में हमेशा आपको प्रोफ़ेशनल लोग ही मिलेंगे। प्रोफ़ेशनल लोग मीन्स कि जिनको अमेरिका आके अपना कुछ बिज़नेस से रिलेटेड वर्क स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी उन्होंने कोई वर्क स्टार्ट कर दिया है, या फिर किसी ने उन्हें इनवाइट किया है कि आप आके हमें इस तरीके की चीज़ें बताओ जो आप कर रहे हो इंडिया में, तो वो होता है आपका बिज़नेस। मीन्स आप कहीं न कहीं मनी अर्न करने जा रहे हो, वो आपका बिज़नेस से रिलेटेड B1 वीज़ा होता है। अब आती है बात कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है? तो मैं आपको आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एंड तक, स्क्रैच लेवल से एंड तक एक-एक चीज़ आपको बताऊँगी। कि पहले आपको आज ये बताऊँगी कि जब भी आपको कोई भी वीज़ा लगवाना हो, अगर आपको B1 लगवाना है या आपको B2 वीज़ा लगवाना है। B1 होता है आपका बिज़नेस वीज़ा, B2 आपका होता है ट्रैवल टूरिस्ट वीज़ा। अब आती है बात कि ये लगेगा कैसे? सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट रेडी कराना है। पासपोर्ट। पासपोर्ट मीन्स आपका ये डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि इसी के बेस पे आप यूएसए आ सकते हो। जो वीज़ा स्टैम्प होके आपका आएगा, इसी पासपोर्ट पे आपका वीज़ा स्टैम्प होके आएगा। वीज़ा आपका लगेगा कैसे, मीन्स कैसा लगता है, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो पासपोर्ट में कैसा दिखाई देता है। तो देख रहे हो आप ये पेज है आपका वीज़ा अप्रूव्ड का। तो जब भी यूएसए में आपको आना होगा, तो आपका जो ये वीज़ा अप्रूव्ड होगा ना, वो इस तरीके से आपके पासपोर्ट में दिखेगा। तो किसी बीच के पेज में वीज़ा आपका स्टैम्प्ड होगा, मीन्स अप्रूव्ड होगा। तो अब आती है बात कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करोगे। पासपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, मीन्स आपका जो नेम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले देखने हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो और जो एड्रेस है, हर डॉक्यूमेंट में सेम है कि नहीं है, या अगर करेक्ट नहीं है तो आपको सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स करेक्ट कराने पड़ेंगे। क्योंकि अगर इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके प्रॉब्लम आती है, तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और विदाउट पासपोर्ट आपका वीज़ा लगना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के बाद जो पहला प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट चेक करना है कि उसका जो डेडलाइन है, मीन्स हर पासपोर्ट की ड्यूरेशन जो होती है, उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपका 10 इयर्स का गैप होता है उसमें। मीन्स अगर आज मुझे कोई पासपोर्ट मिला, तो वो 10 साल बाद जाके एक्सपायर होगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि डेट है, नेम है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा हो जाता है कि वो लोग फॉर्म्स वगैरह फिल अप कर देते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि शिट यार, मेरे तो पासपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन गलत थी। तो अगर आपका, क्योंकि बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चेक करना है, नेम वगैरह हर चीज़ आपको चेक करनी है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट के बाद अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले DS 160 का फॉर्म भरना है। DS 160 हर कोई भरता है अमेरिका आने के लिए। चाहे आपका F1 वीज़ा हो गया, H1 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, कोई भी वीज़ा, हर वीज़ा के लिए DS 160
फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप B1 अप्लाई कर रहे हैं बिज़नेस वीज़ा या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा। DS-160 फॉर्म भरते कैसे हैं? मैं आपको बॉटम में लिंक का मेंशन कर दूँगी कि कौन से लिंक पे जाके आप DS-160 भर सकते हो। उस लिंक पे जाने के बाद आपको सबसे पहले फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपका DS-160 का नंबर है, वो आप कहीं सेव करके रखोगे और जो फर्स्ट आपके जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, प्लस DS-160 का आपको नंबर ध्यान रखना है क्योंकि जब आप DS-160 फॉर्म भरते हो, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग का जो DS-160 फॉर्म है, वो ऑफलोड हो जाता है, मीन्स वो खत्म हो जाता है, दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका जहाँ पे भी जो भी आपने जहाँ पे आपने DS-160 फॉर्म अपना छोड़ा है भर के, आगे का जो प्रोसेस है वो वहीं से दिखाएगा अगर आपने लॉगिन किया और दोबारा वही DS-160 नंबर डाला और साथ के साथ अगर आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाले तो आपका DS-160 फॉर्म वहीं से खुल जाएगा जहाँ पे वो बंद हुआ था। तो फॉर्म कभी-कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लोज़ हो जाता है और या फिर कभी-कभी क्या होता है कि आप फॉर्म भरते रहते हो तो काफ़ी देर में अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हो, तो भी आपका फॉर्म बंद हो जाता है। अब DS-160 होता क्या है? DS-160 में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो आपके बायोमेट्रिक के टाइम पे वो लोग चेक करते हैं। तो DS-160 आपका हमेशा पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा। तो जब भी आप DS-160 भरोगे, तो आप उसको फिल करने के लिए अपना जो पासपोर्ट है, वो पास में रखोगे और पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी वो पूछेगा, वो डिटेल आप डालते चले जाओगे। तो DS-160 अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया, तो दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते। अब आती है बात कि DS-160 में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका मेलिंग एड्रेस, आपको किसने स्पॉन्सर किया है वीज़ा, आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हो, आपका नाम क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस वीज़ा को आपने लाइक सेल्फ आपने इस वीज़ा वीज़ा को लगवाया है या फिर किसी और ने आपके वीज़ा को लगवाया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स हैं कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, आपका कभी पासपोर्ट लॉस्ट तो नहीं हुआ, आप फ़ेसबुक पे अवेलेबल हो, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो, आपका क्या नंबर है, किस किस जगह पे आपका ये पासपोर्ट बना था, कहाँ से आप रहने वाले हो, ये सारे आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं DS-160 में। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पासपोर्ट में ही होते हैं, तो पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन वो लोग DS-160 में माँग रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपकी सिर्फ़ पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। और अगर इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पासपोर्ट में अवेलेबल नहीं है, तो वो और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको वो फिल करना है। जब आप DS-160 भर लोगे, तो आपको एक बारकोड मिलेगा, आपको एक नंबर मिलेगा, DS-160 का नंबर और बारकोड। मैं आपको कुछ स्टेप्स ये भी बताना चाहूँगी, लाइक कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी कि जो आपका DS-160 पे जो आपका पासपोर्ट नंबर डलेगा, वो करंट पासपोर्ट कुछ लोगों के पास ना 2 पासपोर्ट होते हैं, लाइक उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो उनके पास 2 पासपोर्ट है, तो वो कौन-सा नंबर डालेंगे पासपोर्ट का? जो उनका करंट पासपोर्ट है, जो नया पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट का नंबर डालेंगे। जिनके पास एक ही पासपोर्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पासपोर्ट नंबर जब आप DS-160 में डालोगे तो बहुत ध्यान से डालना है। इवन एक-एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ध्यान से सोचनी है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका DS-160 का नंबर, DS-160 का आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आप अपने मेल आईडी पे डाल के रखना ताकि आप कभी भूलो ना। ठीक है? अब आती है बात आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट की। सेकंड प्रोसेस है जैसे ही आपने DS-160 अपने फॉर्म भर दिया, तो अब आप अपना वीज़ा इंटरव्यू स्लॉट बुक करोगे, वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करोगे। DS-160 जो आपका था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। तो कोई कोई भी अगर DS-160 भर रहा है, तो आप ये मत सोचना कि आपको अभी तुरंत पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। पैसा आपको देना पड़ता है वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पे। वीज़ा अपॉइंटमेंट क्या होता है? वीज़ा अपॉइंटमेंट में आपकी सारी डिटेल्स DS-160 की भरी जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आपने DS-160 में दी थी, वही इन्फॉर्मेशन आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट में होगी। प्लस आपको पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी वो पूछेंगे, वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन वीज़ा अपॉइंटमेंट में जो आपके लाइक फीस लगती है, वो डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों का करा रहे हो। वीज़ा अपॉइंटमेंट आप हमेशा अगर मान लो एग्ज़ाम्पल कपल्स हो, तो अगर कपल है कोई तो कपल का भी 2 DS-160 भरा जाएगा। अगर आपके साथ किड्स है कोई, तो किड का भी एक और DS-160 भरा जाएगा। एग्ज़ाम्पल एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो 4 DS-160 होंगे। एक DS-160 पे एक ही बंदा आएगा, ठीक है? वीज़ा अपॉइंटमेंट में आप एक बंदा भरेगा, लेकिन उसके साथ-साथ आप डिपेंडेंट्स इंक्लूड करते जाओगे। एग्ज़ाम्पल मेरी फैमिली में 4 लोग हैं,
ठीक है? मैंने डीएस 160 4 भरे और इसके साथ-साथ जब मैं वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए गई, तो मैंने अपने नाम से वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक बुक किया। उसके साथ-साथ मैंने डिपेंडेंट्स में अपने फैमिली के मेंबर्स को शो किया, जैसे कि अपने बच्चे को, अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को, इन लोगों का भी अलग-अलग मैंने डिपेंडेंट में फॉर्म भरा। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपका इंटरव्यू स्लॉट मिलेगा, तो चारों लोगों का एक ही दिन मिलेगा। अगर आप लोग अलग-अलग लोग हो, तो अलग-अलग वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर लेना, लेकिन अगर आप फैमिली के एक ही हिस्से में हो, तो आप लोग एक ही साथ वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना, उसमें डिपेंडेंट का ऑप्शन आता है। अगर हस्बैंड है, तो हस्बैंड डिपेंडेंट अपना भर के और उसके साथ-साथ वाइफ को डिपेंडेंट दिखा दे, वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद डिपेंडेंट वाइफ को दिखा दे और बच्चों को भी डिपेंडेंट दिखा दे। अब फीस की बात आती है कि क्या फीस एक ही जने की लगेगी? नहीं, 4 लोग हैं, तो 4 लोगों की फीस लगेगी। बस फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वीज़ा अपॉइंटमेंट का डेट का जो स्लॉट है, वो सेम डे आपको सेम टाइम पे मिल जाएगा। तो जब आप वीज़ा फीस सबमिट कर दोगे, उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आप नंबर वगैरह डालोगे, तो आपको प्रॉपर प्रोसेस लिंक वगैरह आ जाएगा। लेकिन अब इसके बाद आपको करना क्या है? ध्यान से सुनना, जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेते हो, तो उस टाइम पे आपको एक कन्फर्मेशन पेज आता है कि आपने कन्फर्म कर दिया है वीज़ा अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक। उसका तुरंत आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाते हो तो उस पेज को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? और जो आपने फीस जमा की है, लाइक जो फीस आपने भरी है, उस फीस का भी स्क्रीनशॉट लेके डीएस 160 फॉर्म, वीजा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन और जो आपकी फीस थी, इन तीनों चीज की आप कॉपी डाउनलोड करके रख लेंगे और अपने मेल आईडी पे डाल देंगे। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट हो गया, वीज़ा अपॉइंटमेंट की फीस भी जमा कर दी, 4 आपके डीएस 160 होंगे, अगर आप सिंगल हो तो 1 आपका डीएस 160 होगा, वीज़ा अपॉइंटमेंट अगर आपका है, तो कन्फर्मेशन पेज आपका होगा। कन्फर्मेशन पेज में ऐसा नहीं है कि अलग-अलग आपके पैसे का कन्फर्मेशन पेज होगा, नहीं। अगर 4 लोगों ने डीएस 160 भेजा है, तो वो ऐड करके जो भी अमाउंट होगा आपका, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लगाती हूँ कि अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 15,000 है, तो 15,000 के हिसाब से इंटू 4 करोगे आप, तो 60,000 आपका दिखाएगा कन्फर्मेशन पेज पे, तो वो समझ जाएँगे कि 4 लोगों की फीस है ये। तो वो कन्फर्मेशन पेज आपको रखना है, प्लस जहाँ से आपने वो लिंक जो आया था जिससे आपने पे किया, वहाँ से अपना बैंक का स्टेटमेंट आपका होगा कितना डिडक्ट हुआ आपके अकाउंट से अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर डाउनलोड कर लोगे स्टेटमेंट और उसके बाद अपने मेल पे डाल देना, तो टेंशन आप फ्री रहोगे। इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया था अपनी आईडी और पासवर्ड जो आपका था डीएस 160 का, प्लस आपका जो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये भी आप डाल के अपना रखना। अब आती है बात आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद का क्या प्रोसेस है। जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ले लोगे, तो आपने 2 स्लॉट्स बुक किए होंगे, मीन्स 2 डेट आपकी इंटरव्यूज़ होंगे। पहला इंटरव्यू जो आपका होगा, वो बायोमेट्रिक का होगा। सेकंड इंटरव्यू जो आपका होगा, वो होगा इंटरव्यू, वीज़ा इंटरव्यू। तो बायोमेट्रिक का जो डेट होगा और जो वीज़ा इंटरव्यू का डेट होगा, ज़रूरी नहीं है कि आगे-पीछे हो, मीन्स आज अगर आपका बायोमेट्रिक है, तो कल आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट इंटरव्यू का डेट हो, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है, 6 दिन का भी गैप हो सकता है, 5 दिन का भी गैप हो सकता है, मैक्सिमम 1 वीक का भी हो सकता है और 1 दिन के बाद भी हो सकता है। आपने ही चूज़ किया होगा। आप इसको रीशेड्यूल भी करा सकते हो। एग्ज़ाम्पल कि आपकी डेट आने वाली है और अगर आपको लग रहा है कि कोई बीमार पड़ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप दोबारा अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन की आईडी पासवर्ड आपको बता दिया मैंने कैसे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पता है। लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप 2 टाइम्स ईयर में रीशेड्यूल कर सकते हो। रीशेड्यूल करने से क्या होगा कि आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, आपने जो डीएस 160 फॉर्म भरा वो भी बर्बाद नहीं जाएगा। थोड़ा-सा डीएस 160 और वीज़ा अपॉइंटमेंट टाइम टेकन है, कम से कम 3 से 4 घंटे आप लोगों को लग जाएँगे अगर आप फैमिली वाले हो तो और बहुत ध्यान से आपको भरना पड़ता है, तो आपका वो टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा। 2 टाइम आप रीशेड्यूल कर सकते हो, तीसरी बार आपका वो वैलिड नहीं होगा। तो आपका जब वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट आपका मिल गया और आपको बायोमेट्रिक मिल गया, तो अब बायोमेट्रिक में होता क्या है? देखो बायोमेट्रिक में आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको लेके जाने हैं। एग्जाम्पल कि कल आपका बायोमेट्रिक है, तो मैंने आपको बताया था वीज़ा कन्फर्मेशन आपका जो पेज है वो लेके जाना है, डीएस 160 कन्फर्मेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, फीस की रिसीट आपको लेके जानी है जो आपने पे की थी, ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लेके जाओगे। इसके साथ-साथ अब और क्या लेके जाओगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में? आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट की आप फ़ोटोकॉपी भी कराओगे,
वो भी लेके जाओगे। इसके साथ-साथ आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो या फिर बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हो, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो आपका अकाउंट में बैलेंस लगभग अच्छा होना चाहिए। वो ये चीज़ भी चेक करते हैं समटाइम्स, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चेक करें। तो आपका बैंक स्टेटमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर फैमिली में है तो क्या 4 लोगों का बैंक स्टेटमेंट दिखाना है? नहीं। 1 पर्सन जो आपकी फैमिली का है, एग्ज़ाम्पल जो भी बड़ा है फैमिली का, वो अपना दिखा सकता है स्टेटमेंट, तो उसके बिहाफ़ पे डिपेंडेंट्स का हो जाएगा। इसके अलावा आपको और क्या लेके जाना है? आप अपने और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रख लेना। अगर आप मैरिड हो, तो मैरिज सर्टिफ़िकेट रखना, ठीक है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है अगर उनको कुछ कन्फ्यूजन हो गया, तो वो आपसे चेक करने के लिए आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? तो आप दिखा सकते हो कि हाँ, मेरे पास और डॉक्यूमेंट्स भी है, तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना रख लेना, साथ के साथ अपना पासपोर्ट भी रख लेना, पासपोर्ट की, और इन सब चीज़ों के 2-2 सेट बना लेना। मीन्स 2-2 आप कॉपीज़ रख लेना इनकी, ताकि अगर एक वो जमा भी कर लेते हैं या कुछ ऐसा आपका नेगेटिव हो गया, एग्जाम्पल इंटरव्यू आपका कुछ उनको कन्फ्यूजन हो गया, तो मे बी वो आपका कोई डॉक्यूमेंट रख ले, तो 2 सेट बना लेना। इसके साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट भी आपने रख ली। बैंक स्टेटमेंट के साथ-साथ आपको और क्या रखना है? इसके साथ आप 10th की मार्कशीट रख लेना, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कुछ लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, जैसे मैं हूँ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो 10th की मार्कशीट से बर्थ सर्टिफिकेट मेरा पता चल जाएगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैं बता दूँगी कौन-कौन से हैं, पॉइंट्स में आपको कौन-कौन से रखने हैं, B1 और B2 वीज़ा के लिए, वो आप बायोमेट्रिक वाले दिन जाओगे। बायोमेट्रिक वाले दिन कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, हालाँकि बहुत लोगों के दिमाग में चीज़ें चलती हैं, कल बायोमेट्रिक है, पता नहीं हम लाइक हमारा वीज़ा डिक्लाइन ना हो जाए, नहीं। बायोमेट्रिक में आपके वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आपकी फ़ोटो लेते हैं, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो चेक करते हैं। डीएस 160 से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करते हैं। वीज़ा अपॉइंटमेंट का जो भी आपका मतलब लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो प्रॉपर वेरीफ़ाई करते हैं डॉक्यूमेंट से। अगर कुछ कमी है, तो वो आपको वहीं-वहीं वहीं के वहीं आपको बोलते हैं कि इसको सही करो या दोबारा डीएस 160 भरो। इस तरीके की चीज़ें भी वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिज़नेस वीज़ा पे आपको इंग्लिश आना चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा पे मैंडेटरी नहीं है। वहाँ पे ट्रांसलेटर अवेलेबल होते हैं, तो ट्रांसलेटर आपकी जो भी कन्वर्सेशन है, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। अब आती है बात, बिज़नेस वीज़ा के लिए इंग्लिश बोलना इम्पोर्टेंट है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है बायोमेट्रिक वाले दिन। बायोमेट्रिक वाले दिन वो कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे कि ये डॉक्यूमेंट में ये नेम जो है, वो ऐसा क्यों है और इसमें ऐसा क्यों है? अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो कुछ नहीं पूछेंगे, आपको लेके भेज देंगे, मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स देके भेज देंगे। डीएस 160 पे वो वेरिफाइड लगा देंगे कि हमने वेरीफाई कर दिया, डीएस 160 कन्फर्मेशन पेज पे वेरिफाइड का वो आपको स्टैम्प लगा देंगे कि हमने वेरीफाई कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट डे जब आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट इंटरव्यू है, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, सीरियस जाना है एकदम, कॉन्फिडेंट होके जाना है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े बहुत अभी बता दूँगी, और नेक्स्ट आपको वीडियो में या कुछ टाइम बाद आपको वीडियो में मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस भी बताऊँगी, बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपको बता सकती हूँ। बिज़नेस वीज़ा पे अगर आप जाते हो तो, और टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप जाते हो, तो सबसे पहले अच्छे से आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है, अच्छा लगना है, बियर्ड-वियर्ड नहीं रखनी है, शेव करके रखना है प्रॉपर, मतलब जितने आप प्रोफेशनल लग सकते हो, लगना चाहिए कि एक आप अच्छी फैमिली से हो, बिलॉन्ग करते हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। प्लस अपनी फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप बायोमेट्रिक वाले दिन लेके गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल में होने चाहिए। अगर फैमिली है तो उनकी सेपरेट फाइल्स होंगी, और अगर आप सिंगल हो तो आपकी सिंगल फाइल होगी। अब आप वीज़ा इंटरव्यू पे जब भी गए, बायोमेट्रिक वाले दिन भी जो भी आपका डेट अपॉइंटमेंट टाइम मिलता है, उससे आप 1 घंटे पहले पहुँचोगे, क्योंकि वहाँ पे लेन लगती है। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से आप लेट ना हो जाओ, क्योंकि जब भी आपका बायोमेट्रिक होता है, उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए भी लेन लगती है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे पहले पहुँचना है, बायोमेट्रिक वाले दिन भी, और जब आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट है, वो भी। उस दिन भी। अब बात आती है इंटरव्यू की। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो 1 घंटे पहले आप पहुँचे, वहाँ पे लेन लगी रहती है। उस लेन में आप किसी भी ट्रांसलेटर से पूछ सकते हो, या फिर आपको ट्रांसलेटर मिलेगा ही। अभी भी डरने की कोई बात नहीं है वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन कि वो लोग क्या पूछेंगे। टूरिस्ट वीज़ा को जनरली 90% केसेज़ ऐसे होते हैं, इवन मैं 95 ही कहूँगी, ज़्यादा भी कह सकती हूँ, क्योंकि इतनी दिक्कत नहीं आती अगर आपके डॉक्यूमेंट सॉलिड हैं।
तो कोई भी प्रॉब्लम आपके वीज़ा अप्रूवल में नहीं आएगी। अगर डॉक्यूमेंट सॉलिड नहीं है, तो प्रॉब्लम आती है। अब आती है बात सबसे पहले B1 की, तो B1 में जब भी आप जाते हो तो प्रोफ़ेशनली जाओगे आप। आपको अपना मेन मोटिव पता होना चाहिए। आपके पास जहाँ आप जा रहे हो, वहाँ का अपॉइंटमेंट आपके पास होना चाहिए, मीन्स उन्होंने आपको बुलाया है। कुछ एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका होना चाहिए, वेरिफ़िकेशन लेटर कि उन्होंने आपको बुलाया है इसलिए आप जा रहे हो, या जिससे आपकी मीटिंग है वो भी आपको एक होना चाहिए डॉक्यूमेंट आपके पास B1 के लिए। B2 के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि समटाइम्स आप सेल्फ जाते हो, तो वो आपसे ये बात नहीं पूछते। अब आती है बात कि B1 में क्या-क्या क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। बहुत अच्छे से आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, एक बार में ही आंसर देना है, अच्छे से चीज़ों को सुनना है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे। इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, प्रोफेशनली आंसर देना है और कट टू कट आपको आंसर देना है। ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको सिर्फ़ यही बताना है कि मैं इस स्टेट में इस जगह पर जा रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन्स के आंसर्स में मीन्स आप ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, तो उसी में से क्वेश्चन्स बन के आ जाते हैं। तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, मीन्स वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगेंगे आपकी बातों से। तो कट टू कट आपको आंसर देना है। आपके कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि किसने आपको बुलाया, मीन्स किस पर्पस से आप जा रहे हो, तो आप बताओगे कि मैं बिजनेस पर्पस से जा रहे हूँ। वहां पे क्या मोटिव है, क्या करने वाले हो आप, क्या उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है ये वीजा, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो B1 के कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं, मीन्स आपके बिजनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। बाकी आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब आती है बात आपकी B2 की। तो B2 में आपके क्या होता है, मोस्टली अगर कपल्स होते हैं ना, तो उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग घूमने के पर्पस से ही जा रहे हैं। बट हाँ, वो आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं। अगर बूढ़े लोग हैं, तो बूढ़ों से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या किसी ने आपको स्पॉन्सर किया? अगर वो बोलते हैं हाँ, मेरे बेटा-बहू या फिर मेरी बेटी मुझे बुला रही है, तो आप कौन से स्टेट में जा रहे हो? क्या उसका एड्रेस है? आपकी बेटी का नंबर क्या है? ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चंस वो क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि वो ना भी पूछें। तो क्रॉस क्वेश्चंस जो हैं, वो क्वेश्चंस का मैं अलग से आपके पास एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो क्वेश्चंस के लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर रहें। वहीं पे ही क्या होता है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए, तो वो आपका वीज़ा जो है, वो सबमिट कर लेंगे अपने पास और आपको बोलेंगे कांग्रेचुलेशन कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। मीन्स अब आपका वीज़ा हमने सबमिट कर लिया है, आप अब जा सकते हो, मीन्स अब आप आपका जो आपका ये है पासपोर्ट, वो आपके घर पे आएगा। एक चीज़ आपको और बताऊँ, जब आप DS 160 और वीज़ा अपॉइंटमेंट भरते हो, तो वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि जो आपका पासपोर्ट है, और जब आपका पासपोर्ट अप्रूव हो जाएगा, तो क्या आप प्रीमियम में अपना पासपोर्ट वापस चाहते हो, डिलीवर करवाना चाहते हो, या फिर आप रेगुलर जाना चाहते हो? तो प्रीमियम में 850 100 रुपीज़ होते हैं, जो कि आपका कैश ऑन डिलीवरी होता है, जो कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका पासपोर्ट आ जाएगा। और अगर आप रेगुलर में जाते हो, तो 1 वीक टू 15 डेज़ लग जाते हैं आपका जो पासपोर्ट है, वो मिलने में, अप्रूव अप्रूव होने के बाद में। तो इस केस में जो आपका एड्रेस है, जो आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट में अपना मेलिंग एड्रेस डाला हुआ है, वहीं पे ही आपका वीज़ा अप्रूव होके, स्टैम्प्ड होके आपका पासपोर्ट आएगा। तो ये भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आके हमें कलेक्ट करना है कि नहीं करना। इसके साथ-साथ कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू में जाओ, तो किस तरीके से आपको डील करना है। आप जब सबसे पहले आप जाओगे, सबसे पहले आपको नर्वस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। आपको यही सोच के जाना है कि मेरा वीज़ा आज अप्रूव होगा, क्योंकि B1 और B2 वीज़ा जो हैं, वो बहुत ईज़ी वीज़ा हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, केसेस बहुत कम देखे जाते हैं। लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि ट्रम्प आ रहा है, तो रिजेक्ट कर रहा है वीज़ा को। नहीं, B1, B2 के लिए वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लोग लीगल तरीके से आते हैं। प्लस दूसरी चीज़, टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट जो यहाँ पे हैं, वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो पैसा कहीं न कहीं वो इन्वेस्ट करके ही जा रहे हैं अमेरिका में। तो जो चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे आप लोगों के आने के, ट्रैवल और टूरिस्ट वीज़ा पे। तो आप 1% भी परेशान मत होना। टिप्स मैं जो आपको देना चाहती हूँ, सबसे पहले आप नर्वस नहीं होगे, कॉन्फिडेंट रहना है, कट टू कट आपको आंसर देना है, प्लस जाते ही आपको ग्रीट करना है, मीन्स आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, या फिर अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हो कि नमस्ते मैम, इस तरीके से आप बोलोगे। स्माइलिंग फेस रखना है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस उन्हें दिख जाता है कि हाँ, ये बंदा सही है, वो कॉन्फिडेंस चेक क्यों करते हैं आपको पता है? वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं चेक करते कि हमारा जवाब ये सही दे रहा है या नहीं। वो कॉन्फिडेंस ये चेक करते हैं कि जब आप USA में जाओगे, तो आप किस तरीके से बिहेव करोगे। अगर आप नर्वस हो जाओगे, तो कैसे, यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं,
किस तरीके से आप रहोगे यहाँ पे, उस तरीके का वो कॉन्फिडेंस आपका देखता है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए तो डॉक्यूमेंट वो आपके माँगेंगे, आपको वहीं के वहीं शो कर देना है। उसके बाद वीज़ा अप्रूव हो ही जाता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। वीज़ा आपका अप्रूव होगा ही। एक चीज़ और आपको बता दूँ, वीज़ा अपॉइंटमेंट जब आप लेते हो बी1 और बी2 की, तो अगर आप आज लेते हो, तो 400-500 डेज़ की वेटिंग चल रही है, अगर आप रेगुलर जाना चाहते हो तो। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाना चाहते हो, तो वो भी एक लीगल प्रोसेस है। आप किसी एजेंट को हायर करके अपना वीज़ा आप शेड्यूल करा सकते हो। एग्ज़ाम्पल आपने वीज़ा अपना एक शेड्यूल करा दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो एजेंट आपसे डीएस 160 या फिर जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें आपसे वो माँगेंगे। डीएस 160 कन्फर्मेशन आपसे माँगेंगे, अपॉइंटमेंट का कन्फर्मेशन आपसे माँगेंगे और आपका आईडी पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चंस माँगेंगे। तो आप उन्हें बेहिचक दे देना, बट वो पर पर्सन आपका डिपेंड करता है कि कितना लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे जैसे मुंबई है, चेन्नई है और जैसे दिल्ली है तो इनके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। तो 15,000, 10,000, 20,000 इतना वो आपका एक जने का लेंगे रीशेड्यूल करने का और आपको 2 वीक्स के अंदर-अंदर, 3 वीक्स के अंदर-अंदर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके दे देंगे। तो आप करवा सकते हो, उस वे से भी आप जा सकते हो। अगर आप वेट करने के लिए तैयार हो 400-500 डेज़ तो आप ईज़िली उस वे से भी जा सकते हो। तो लीगल प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लिंक चाहिए या फिर आपको नंबर चाहिए कि भई मुझे कोई ऐसा आप एजेंट प्रोवाइड कराओ, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे पिंग करना, मैं आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो। तो थैंक यू सो मच, कल दोबारा एक नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। बाय।